अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CSS 2027 के प्रिपरेशन के हवाले से मैं एक 12 मंथ्स प्लान आप लोग के लिए प्रिपेयर की है और इंशाल्लाह इस प्लान में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने 12 मंथ्स यानी 365 डेज़ अगर आप जनवरी से स्टार्ट लेते हो और दिसंबर तक तैयारी करते हो तो 365 डेज़ में आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह तैयारी रखनी है। ये एक ऐसा प्लान इंशाल्लाह आपको मिलेगा कि जिसमें आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगी कि हमने CSS की तैयारी किस तरह करनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर तैयारी स्टार्ट किस तरह करें, किस तरह करनी चाहिए। स्टार्टिंग भी मसला होता है, दरमियान में क्या करना चाहिए और एंड में क्या करना चाहिए। अक्सर लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त जाते हैं मगर अपना ख़ात्मा ख़राब करते हैं। तो A to Z जब आप अपना माइंड बनाते हो कि मैंने 2027 का अटेम्प्ट देना है तो आपने डेज़ एंड मंथ्स काउंट करने हैं। और CSS बाज़ लोग कहते हैं कि ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। नहीं, CSS एक कैरियर, एक फ्यूचर, आपका एक गोल स्टेटमेंट होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बस आपने दिन में 2 घंटे पढ़े या आपने दिन में जो है 4 घंटे आपने पढ़े, बस मैं तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टारगेट रखनी है कि मैंने डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर प्लान बनाते हो तो एटलीस्ट 10 आवर्स आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप 10 आवर्स तैयारी नहीं कर सकते, इट मीन्स आप सीरियस नहीं हो। आपने पूरा का पूरा फोकस जो है CSS पे देना है। आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। मैं बिस्मा के साथ मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि आप कितनी स्टडी डेली करती हो या करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो है डेली प्लान में 10 से 12 घंटे स्टडी होती थी। तो ऐसा कमिश्नर इंसान नहीं बनता जब तक वो लगन से वो मेहनत ना करे कि जो रिक्वायर्ड है। और CSS डिमांड करता है कि 10 से 12 घंटे आप रोज़ाना पढ़ो। अच्छा, ये जो प्लान मैंने शेयर की है ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिसके साथ डेली 10 आवर्स है। अगर आपके साथ डेली 10 आवर्स नहीं है तो फिर आप 2028 अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। यानी 10 आवर्स नहीं तो 5 आवर्स अगर है तो आप 2 साल में अपने आप को प्रिपेयर करें। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। अब ये जो 10 आवर्स आपने स्टडी करनी है ये किस तरह करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ आप लोग के साथ टाइम टेबल शेयर की है, रूटीन शेयर की है। ये 5 फेजेस मैंने बनाए हैं। फर्स्ट 4 मंथ का एक फ़ेज़ है, ये आप देख सकते हो। हर फेज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अहमियत है। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है मेरे साथ। फिर कमिश्नर दोस्त हैं। इसके अलावा जो है मेरे साथ प्रोफेशनल टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं। तो पूरा एक टीम वर्क है। ये प्लान बनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये इस तरह नहीं है कि बस जल्दी जल्दी प्लान बनाया और नहीं, हम अगर प्लान आप लोगों को देते हैं तो इफ़ेक्टिव प्लान देते हैं। टीचर्स के साथ हम डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, फिर एक आइडियल प्लान आपको देते हैं। अब ये भी नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस बिल्कुल 10 आवर्स होनी चाहिए। आपने अपने आप को भी थोड़ा देखना है कि मैं ये 10 आवर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आप एक बंदा है वो 2 घंटों का काम 1 घंटे में कर रहा है तो बस सही है यार, वो 6 घंटे भी काम करे तो डेली सही है। अगर एक बंदा जो है वो 2 घंटे का काम 3 घंटों में कर रहा है, बिगनर है, तो फिर आपको 10 आवर्स से ज़्यादा करनी होगी। तो ये एक आइडियल प्लान है। इससे आप लोग को एक पाथवे
आप लोग को एक ओवरव्यू का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने सीएसएस के जो अप्स एंड डाउन आते हैं उसमें उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन करनी है, अपना माइंड मैंने बनाना है कि मेरे साथ ये चीज़ें होने वाली है और मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने इतने टाइम में कवर करना है। अब इसमें साथ साथ मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहले से अगर आपके माइंड में हो तो आप लोग के लिए सीएसएस इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि सीएसएस क्या है, किस तरह तैयारी करनी है। तो वो मैं साथ साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ये 5 डेज़ में हमारा यही काम होगा। तो जब 5 डेज़ का हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपके कोई क्वेरीज है तो फिर कर ले, मगर 5 डेज़ तक आप पेशेंस रखें, सिर्फ लिसनिंग करें, सिर्फ सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, नोट करें कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आपके क्वेश्चंस बाद में मैं लूँगा। साथ साथ क्वेश्चन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने पोर्शन रखे हैं। तो अगर मैंने मिसाल के तौर पे 5 डेज़ में आप लोग को 5 लेक्चर्स देने हैं तो आपको तो पता नहीं है कि लेक्चर 3 में क्या है, लेक्चर 4 में क्या है। मे भी आपका क्वेश्चन लेक्चर 3 में एड्रेस हो जाए, लेक्चर 4 में एड्रेस हो जाए, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और मेरा भी ज़ाया होगा अगर आप एडवांस में क्वेश्चन कर रहे हो। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो बताए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं आने वाला हूँ। सबसे पहले हम रूटीन डिस्कस करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट होगी और किस तरह रूटीन बनेगी। तो देखिए, ये सिंपल मैं आपको बताता चलूँ, इतना समझे इस लेक्चर में कि आपके सीएसएस में 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने, ये बात की बात है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये 6 जो पेपर्स है इसकी 600 मार्क्स हैं और ये जो ऑप्शनल है इसकी भी 600 मार्क्स हैं। ये 6 पेपर आपने देनी है और ये 6 पेपर आपने कंपलसरी, 6 पेपर आपने ऑप्शनल देनी है। अब डेली आपकी एक पेपर होगी। पहले डेली 2 पेपर हुआ करती थी, यानी 3 दिनों में कंपलसरी, 3 दिनों में ऑप्शनल। मगर अभी डेली आपकी एक पेपर होगी। ये भी आसानी आप लोगों के लिए है कि 12 दिनों में आपके 12 पेपर्स। पहले एक मॉर्निंग में, पहले एक इवनिंग में, अभी बस सिर्फ मॉर्निंग में। आई थिंक सो डेट शीट नहीं आया, मॉर्निंग में आप लोगों की पेपर होगी। अब 6 कंपलसरी में आपका जो है एक ऐसे है, एक प्रेसी है, एक पाकिस्तान अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स, समझ आ रही है ना, एक इस्लामिक स्टडीज़। अब इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में भी ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी ऑप्ट कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर। एक आप लोगों की है ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब इसका सिलेबस मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ये तकरीबन 6 पेपर्स है और हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस है। समझ आ रही है ना, सिलेबस से आपने बाहर नहीं निकलना। ऐसे का सिलेबस नहीं है। ऐसे में आप लोगों को 10 प्रॉम्प्ट्स देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और उस 10 में से जो है आपने एक उठाना है और उसमें जो है आपने 2000 से 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। उसका जो है कोई भी टॉपिक आ सकता है। हर चीज़ पे मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगा। ये जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप। इसके अलावा जो है आप लोगों के 6 पेपर्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं, यानी आपको 35-36 सब्जेक्ट्स उनने दी हुई है। उसमें आपको कहते हैं कि इसमें से जो है आपने 6 पेपर्स के 600 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो इस पे बाद में बात करेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि सीएसएस की प्रिपरेशन करते वक्त फेज़ 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स मार यहाँ आते हैं, वो क्या करते हैं, तैयारी जिस तरह स्टार्ट करते हैं, बस उनने सुनी होती है कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, कंपलसरी भी होते हैं, तो वो जो है मिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। वो डायरेक्टली बस हाँ मैंने ये पॉलिटिकल साइंस मुझे पसंद है, बस मैंने इससे स्टार्ट करना है, बस पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर लेते, या कंपलसरी में रेंडमली स्टार्ट करते हैं। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप लोगों को जो है इस तरह। मैं अक्सर स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी करता हूँ कि आपने तैयारी किस तरह स्टार्ट की।
क्योंकि अगर आप तैयारी रेंडमली रेंडमली जो है आप स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप लोग का बैकग्राउंड नहीं बनता, आप लोग का फाउंडेशन नहीं बनता। इसका मिसाल इस तरह है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये घर बनाना है हमने, और हम घर डायरेक्टली सेकंड स्टोरी से बनानी है, यानी डायरेक्टली फेस 2 या फेस 3 से बनानी है, नहीं, इस तरह तो नहीं है। हवा में तो दीवार नहीं खड़ी हो सकती, लंटर तो हवा में नहीं खड़ी हो सकती। सबसे पहले क्या बुनियाद बनता है, आप एक्सकवेशन करते हो, सही है ना, आप अर्थ में एक्सकवेशन करते हो, उसमें जो है आप खुदाई करते हो, उर्दू में अगर एक्सकवेशन को मैं कहूँ खुदाई, और फिर उधर कंक्रीट डालते हो, उसमें पिलर्स डालते हो, सही है ना, आप इस तरह करते हो ना। आप लोगों ने देखा होगा, माशाल्लाह आप सब मैच्योर हो, आप लोग ने देखा होगा। इस तरह जो है ये खुदाई करते हो, एक्सकवेशन इसको कहते हैं, और फिर इधर पिलर्स डालते हो इधर, सही है ना, स्टील सरिया डालते हो। कोई इस तरह 5 मरले प्लाट में जो है कोई इस तरह जो है एक एक पिलर आप काउंट कर ले ये कितने बनते हैं, दरमियान में भी डाले जाते हैं। तो मिसाल के तुम्हें 9 पिलर्स डाले आपने, इससे क्या होता है, इससे जो है फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। उसके ऊपर जब आप फिर लंटर डालते हो, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, फिफ्थ स्टोरी, आप जितने भी जाते हो जितना आपका बुनियाद होता है। तो इसी तरह ये एग्जांपल मैंने इस वजह से दी कि सबसे पहले बेस होता है, बेस फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन आपका है ही नहीं और डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हो, ये तो कोई हलवा नहीं है कि बस आप जल्दी जल्दी खा लोगे। तो जब हलवा भी आप खाते हो ना, तो वो आप ठंडा करके खाते हो, गरम हलवा नहीं खाते, उससे इंसान जलता है, ज़ुबान जलती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप फाउंडेशन फेज़ अपना बनाओ, स्ट्रॉन्ग फेज़ बनाओ। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी ये जो रूल्स या ये जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये सारे हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 60-70,000 स्टूडेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी की। CSS विद वकास के साथ 60,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, 40,000 इंस्टाग्राम में, 13,000 कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, 15,000 के करीब हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके DMCs हमारे साथ शेयर होते हैं, उनकी डिस्कशन होती है हमारे साथ सेशंस में। हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन में 200 स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ आप लोगों को, टीचर्स के साथ डिस्कशन। इस वजह से अगर इन टेक्निक्स या इन टिप्स में आप एक पॉइंट भी मिस करते हो, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं कि आप खुद ही भी सोचोगे तो आप कहोगे कि हाँ सर ये आप सही कह रहे हो। अब आते हैं, साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। फेज़ 1 को मैंने 10 आवर्स दी है, ये देखिए 10 आवर्स, ये फर्स्ट 4 मंथ्स का मैंने रखा है। यानी अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी, अभी न्यू ईयर यानी 1 जनवरी या 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका प्लान है, आप स्टार्ट कर सकते हो। 2-4 दिनों से कुछ भी नहीं होता, मगर इसमें आपने 10 आवर्स स्टडी करनी है। और ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, यानी 4 मंथ्स का आपका ये रूटीन होना चाहिए। अब 4 मंथ्स के रूटीन में आपने जो है डेली 10 आवर्स स्टडी करनी है, संडे ऑफ। सब्जेक्ट्स को देखते हैं, कवर किस तरह करना है, ये बात की बातें हैं। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारी गलती होती है कि हम डायरेक्टली जो है ऑप्शनल से स्टार्ट करते हैं। नहीं, हमने स्टार्ट कंपलसरी से लेना है। और सबसे पहले आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो हैं ऐसे और पाकिस्तान अफेयर्स टारगेट करना है। समझ आ रही है ना? अगर आप बिगनर भी हो, इन सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए, ये रिमेनिंग के लिए मैंने 1 आवर दी है। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने, यानी आपका जो 10 आवर्स है इसका हाफ आपने ऐसे और पाकिस्तान अफेयर्स को देनी है। ये क्यों? ये बात याद रखिएगा कि
आपके सीएसएस का बैकबोन जो है वो क्या है, वो ऐसे है, और वो पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स आपको क्या देता है, कंटेंट, यानी वो आपकी कंप्रहेंशन पावर को इन्हेंस करता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करता है। क्योंकि हमारे कोर्स में, हम जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे कोर्स में 122 लेक्चर्स हैं, वो भी लॉन्ग लेक्चर। 122 लेक्चर के 122 टॉपिक्स है, यानी सिलेबस में अगर आप देख ले 1947 से स्टार्ट नहीं लेना, 1857 ये हिस्ट्री से स्टार्ट लेना है। 1947 तक कितनी हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर 1947 से आपने लेना है 2024 तक। 25 में तो 25 तो आपने वैसे भी 2025 समझो, आपने 27 की अटेम्प्ट देना है, तो 2026 का जो क्वेश्चंस है वो वैसे भी करंट अफेयर्स में कवर होते हैं, वो बाद में समझूंगा मैं। तो 2025 तक आपने पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री कवर करनी है। ये पाकिस्तान स्टडीज़ भी है और पाकिस्तान अफेयर्स भी है। अफेयर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, इसमें करंट एनालिसिस भी होती है। वो बात की बातें बाद में डिस्कस करेंगे। इतना समझो कि ये आप लोगों क्या है, ये आप लोगों को आशना करेगा, ये आपको डेटा जो देगा वो पाकिस्तान के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग, यानी पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग इसमें है। अब आप खुद ही बताओ कि आपको पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री आती है तो फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकोगे। और सीएसएस एक एस्पायरेंट जो है वो एनालिसिस किस तरह करता है, एनालिसिस करता ही है हिस्ट्री बेस्ड पे करता है। अगर आपको हिस्ट्री ही नहीं पता पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के एक इशू को आप किस तरह समझोगे। मैं आपको कहता हूँ कि कश्मीर पे एक ऐसे लिखो या एक क्वेश्चन लिखो, तो कश्मीर की हिस्ट्री ज़रूरी होगी ना, इस वजह से आप कश्मीर के करंट एनालिसिस करोगे। अब करंट एनालिसिस आप डायरेक्टली एक पैराग्राफ पढ़ो, करंट एनालिसिस आप कर सकोगे नहीं। तो आप पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इंडिया समझोगे इससे, उनके साथ हमारे जो इश्यूज़ है, उनके काजेज़ है, उनके फिर इम्पैक्ट्स जो है, उसका इफ़ेक्ट इकॉनमी पे क्या है, पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, उसका हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, यानी ये पूरा ओवरऑल ओवरव्यू आपको मिलता है। तो वो हिस्ट्री से आपको मिलेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये पाकिस्तान अफेयर्स का ये सिलेबस डाला हुआ है कि आपको प्री और पोस्ट का पता हो, तो करंट का जो एनालिसिस होगा, यानी अभी कश्मीर में हमारा जो मसला है या वाटर कन्फ्लिक्ट है, ये आप सही तरह समझोगे, कंप्रहेंशन पावर आपकी इन्हेंस होगी। इससे जो है सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स में आपको फ़ायदा नहीं होगा, इससे एसए में भी आपको फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी फ़ायदा होगा, आईआर में भी फ़ायदा, हर सब्जेक्ट में होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये कुछ कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इसमें हैं, तो उसके समझने में आप थोड़ा जो है, आपको थोड़ा टाइम देगा। 5 6 7 रिवीजन आप करोगे, जब आप वो समझोगे तो फिर अगले सब्जेक्ट, इससे जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो भी आसान हो जाएंगे। ये टॉपिक्स कम्प्लेक्स है। और ये पाकिस्तान अफेयर्स बिल्कुल बच्चों की तरह है। हमने जो बचपन से जो है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास से जो है हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में कुछ भी नहीं है, मगर उधर थोड़े शॉर्ट सिलेबस हुआ करते थे, यहाँ थोड़ा लेंथी है, या हिस्ट्री ज़रा ज़्यादा है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री के एनालिसिस इस वजह से ज़रूरी है। इस वजह से पाकिस्तान अफेयर्स आप स्टार्ट में करोगे तो आगे जाके कंपलसरी सब्जेक्ट में, या सॉरी आगे जाके ऑप्शन सब्जेक्ट पे आप समझोगे। डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस आप नहीं कर सकते, आपकी जो मेमोरी है वो इतनी है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं कि डायरेक्टली आप पॉलिटिकल साइंस करो। पहले बैकग्राउंड बनाओ। पाकिस्तान अफेयर्स आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंटेंट आपको देगा, कंटेक्स्ट आपको देगा, बैकग्राउंड आपका बनेगा, कंटेंट भी देगा। समझ आ रही है ना। इस वजह से आपने 2 आवर्स इसको देने। अब आपके माइंड में होगा कि सर 2 आवर्स तो मैंने दे दिया, अब कहाँ से स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन है। हर जगह पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस पे मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कि पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह कवर करना है। टीचर के साथ कवर करना है या खुद से कवर करना है। टीचर के साथ देखिए ये ऑप्शन होते हैं, टीचर के साथ कवर करोगे तो टाइम कम लगेगा, खुद कवर करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपके साथ टाइम कम है
खुद कवर करोगे, नोट्स भी बनाओगे, लेक्चर्स के पीछे जो है घूमोगे फिरोगे, फिर जाके जो है एक टॉपिक आपके 6 घंटों में कवर होगा। और आपके 120 टॉपिक्स है पाकिस्तान अफेयर्स, टीचर के साथ कवर करोगे तो 2 आवर्स में आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देगा, वो लेक्चर भी डायरेक्टली दे देगा, एक सीक्वेंस में आपका जो है काम हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि आपको टीचर को ज्वाइन करना चाहिए। आप एक बंदा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सेल्फ स्टडी के थ्रू करेगा, वो मेहनत ज़्यादा करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, मैं आप लोगों को दोनों तरीके दूंगा। सिलेबस में शेयर करूंगा, नोट्स मेकिंग टेक्निक में आपको समझाऊंगा। अफोर्ड कर सकते हो खुद ही करो, अफोर्ड नहीं कर सकते खुद ही करो। अफोर्ड कर सकते हो तो टीचर्स के साथ करो, किसी भी टीचर के साथ कर सकते हो, हमारे साथ करते हो, किसी और के साथ करते हो, सारे टीचर्स बेस्ट है। बस ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपको बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं कि नहीं। जो भी टीचर बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और नोट्स मिलने चाहिए आपको एक टीचर से, बस और कुछ भी नहीं। टेक्निक किस तरह है, आपने रिवीजन किस तरह करनी, ये बात की बातें है, ये मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह इसी वर्कशॉप में। तो एक हुआ पाकिस्तान अफेयर्स, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बाद में इस पे डिटेल में लेक्चर आएगा। दूसरा, हमने ऐसे क्यों रखा है, ऐसे हमने इस वजह से रखा है कि ऐसे की तैयारी में आपका फ़ायदा ये है कि एक तो ये टाइम टेकिंग है, ये 2-4 महीनों में प्रिपेयर नहीं होता। दूसरा, इसका एक इशू ये है कि ऐसे में कंटेंट बहुत ज़्यादा लगता है, मगर फ़ायदा भी ये है कि ऐसे में आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। समझ आ रही है ना? यानी आपने फर्स्ट मंथ अपना टारगेट रखा कि मैं ये 2 टॉपिक्स कवर करूंगा और उससे मैं जो है आउटलाइन लिखूंगा। किस तरह लिखना है वो बात की बातें है, वो समझाऊंगा। मगर ऐसे को डे 1 से आपने स्टार्ट करने, क्योंकि आपको आगे जाके फेज़ 2 में ज़रूरत होगी। आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूरत होगी कि आपके ऐसे में ग्रामर के मसले ना हो, या आप जो भी लिखते हो ग्रामर के मसले ना हो, यानी आपका लैंग्वेज ठीक हो, आपके एक्सप्रेशन के मसले ना हो, और आपका वो केप सही हो, वो डिक्शन सही हो, आपका राइटिंग में कोहेरेंस हो, स्टाइल ज़बरदस्त हो, टोन भी फॉर्मल हो। वो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग आपको कौन देगा? ये ऐसे आपको देगा। जब डेली डे 1 से आप इस पे काम करते हो तो आपकी राइटिंग अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और 4 मंथ्स में जो प्लान आप लोगों को दूंगा ऐसे के लिए और उस पे आप अमल करोगे तो 4 मंथ्स में आपका ऐसे ज़बरदस्त हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ऑथर बन जाओगे, कोई आप राइटर बन जाओगे, नहीं। 4 मंथ में आपका ज़बरदस्त स्टाइल बन जाएगा, एकेडमिक राइटिंग पे आप आ जाओगे। मैं आपके साथ आगे 8 मंथ्स और भी है ना। फर्स्ट 4 मंथ आपने ऐसे को देनी है, किस तरह देनी है वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे की तैयारी एक एक तो ये है, इसके लिए रूल नंबर 1, ऐसे की तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू ना करें। खुदकुशी आपने खुद से नहीं करनी, समझ आ रही है ना? ऐसे के लिए एवल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने एक सीनियर बंदा हो, एक मेंटोर हो। इवन अगर आपका कोई ऐसा सीनियर है कि वो जिसने जो है इंग्लिश पढ़ी हो, यानी मैंने अभी लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक की डिग्री है मेरी, या इस तरह आपका कोई दोस्त है जिसने 2-3 अटेम्प्ट दी है तो फिर भी सही है, मगर खुद से नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ये गलती है, खुद से एवल्यूएशन करते हैं, खुद से जो है सिर्फ ऐसे में लगे होते हैं, किससे एवल्यूएशन नहीं करते, किससे क्लासेस नहीं लेते। प्रॉपर आपने एक मेंटोर इसके लिए बनाना है। और इवन अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आपने आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अच्छा नहीं खाना, मगर ऐसे के लिए आपने अरेंज करना है। ये ऐसे अक्सर स्टूडेंट 11 पेपर में पास हो जाते हैं, ऐसे में फेल होते हैं 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% फेलियर रेशो है। मैं नहीं कहता, एग्जामिनर रिपोर्ट देख ले, हर साल अगर 20,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उसमें जो है 18,000, 17,000, 16,000 फेल होते हैं। खुद ही सर्च कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि 80% है, चलो 90 भी नहीं, 80% आप कर लो यार। 100 में से 80 स्टूडेंट या 10 में से 8 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे? गलत गाइडेंस की वजह से और लैक ऑफ सीरियसनेस।
सीरियस नहीं होते। मेरे साथ ऐसे बैच में यकीन करें, मैं यकीन से कहता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसे बैच में 50 स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से मेरा ये 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे, मेरे साथ 50 में से 40% 40 स्टूडेंट जो है वो नॉन सीरियस आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करते हैं, जो चीज़ मैं कहता हूँ वो करते ही नहीं है। ऐसे में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, लेक्चर से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो रूटीन क्या होना चाहिए आपका, वो बाद में समझाऊंगा, मगर वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने जो है पहले क्या करनी है, आउटलाइन प्रैक्टिस करनी है। जब आउटलाइन हम भी इस तरह करवाते हैं, 4 मंथ सेशन हमारा होता है ना, तो पहले हम फर्स्ट मंथ जो है सिर्फ आउटलाइन बनाते हैं, सेकंड मंथ में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करवाते हैं। 10 इंट्रोडक्शन, 10 आउटलाइन प्रैक्टिस, 10 इंट्रोडक्शन। थर्ड फेज में जो है हम थर्ड मंथ में जो है हम क्या करते हैं, शॉर्ट एसेज लिखवाते हैं। 6 शॉर्ट ऐसे हम लिखवाते हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। और फिर 4 मंथ्स में जो है फोर्थ मंथ में जो है हम लॉन्ग ऐसे पे आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, डे 1 पे आपके साथ ना कंटेंट है, ना कभी आपने लिखा है, आप किस तरह पूरा 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखोगे? तो नहीं लिख सकते ना, ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं। अब जब मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आउटलाइन लिखो, 10 में से 7 स्टूडेंट्स नहीं करते, 3 स्टूडेंट सेंड कर देते। अब जब 3 करेंगे तो यही 3 तो पास होंगे। एक तो आप लोगों के साथ गाइडेंस सही नहीं होती, दूसरा अगर गाइडेंस सही मिल भी जाए आप फिर मेहनत नहीं करते। तो वो कमिटमेंट आपका होना चाहिए। अगर ऐसे की तैयारी आप करते हो, किसी के साथ भी करते हो, आपके साथ कमिटमेंट होना चाहिए। और आपने ऐसे टीचर का इंतखाब करना है ऐसे के लिए जो आपको प्रैक्टिस करवाए। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे में आप लोगों के क्या होती है, 4 चीज़ें होती है। नंबर 1, आपने उस पर एक्सप्रेशन पे काम करना है। एक्सप्रेशन यानी आपका टोन किस तरह है, स्टाइल किस तरह है, एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए। नंबर 2, आपने ग्रामर पे काम करना है कि यानी आपके ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। समझ आ रही है ना, ये दोनों मिला के लैंग्वेज बनाता है। नंबर 3, आपने इसमें ख्याल रखना है कि कंटेंट में सही लिखूं। समझ आ रही है ना, और टीचर आपको कंटेंट भी देगा जिस तरह हम प्रोवाइड करते हैं। आपको ज़बरदस्त किस्म के नोट्स या ज़बरदस्त किस्म के बुक्स रिकमेंड कर सके, मगर बुक्स से नहीं होता, बुक्स स्पेसिफिक थीम आपने प्रिपेयर करने, 8-10 थीम, ये इंशाल्लाह समझाऊंगा बाद में। और आपने स्ट्रक्चर सही तरह। अब इन चारों में जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक्सप्रेशन इनके वीक होते हैं, ग्रामर पे काम नहीं करते, यार कर लेंगे उस पर साल गुजर जाता है। कंटेंट पे वो काम नहीं करते, रेंडमली कभी एक दिन सोशियोलॉजी पढ़ी, दूसरे दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, तीसरे दिन पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी, चौथे दिन करंट अफेयर्स पढ़ी। रेंडमली नहीं, प्लान बनाओ। अल्लाह के बंदो, एक चीज जगह पे कंटेंट, मैंने आपको कहा ना, पिलर क्यों बनाते हैं कि कंक्रीट सही तरह से जो है वो स्ट्रेंथ पकड़े, और उस पे ऊपर जितने भी स्टोरीज बनते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेशर पूरा का पूरा डालता है ज़मीन पे, मजबूत होता है। इसी तरह आपने पिलर्स पे काम करने हैं। पिलर नंबर 1 एक्सप्रेशन और ग्रामर, पिलर नंबर 2 आपका जो है कंटेंट, पिलर नंबर 3 स्ट्रक्चर, और एक ये है कि हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो ये 5 पॉइंट्स है इसमें। एक्सप्रेशन का अपना एक टेक्निक है, समझाऊंगा। ग्रामर हम अपने सेशन में, हमारा सेशन में ये इस तरह होता है। आपने भी अगर इंतखाब करनी है तो ऐसा सेशन का इंतखाब करें जहाँ भी आपने करना है कि आपको ग्रामर भी पढ़ाए, हमारा ग्रामर का टीचर होता है ऐसे सेशन में। कंटेंट भी प्रोवाइड करे, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करे, हमारे कंटेंट का अलग टीचर होता है। स्ट्रक्चर भी समझाए, स्ट्रक्चर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। और फिर प्रैक्टिस करवाए, आपसे एवोल्यूशन भी करवाए। और एक्सप्रेशन अपना खुद ठीक करना है, वो एक प्रैक्टिस आपने करनी है, वो मैं समझाऊंगा। पैराग्राफ राइटिंग इसके लिए आपने करनी है, ये इस पे मैं आता हूँ। ये 5 चीज़ें मिलेगी तो मजाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई फेल करे। कि आपके साथ कंटेंट भी है, आपका स्ट्रक्चर भी सही है। स्ट्रक्चर में ये गलती नहीं करना कि एक दिन एक कोर्स लिया, दूसरा दिन दूसरा कोर्स लिया, नहीं। स्ट्रक्चर एक ही बंदे से पढ़ना है, एक ही बंदे से एवोल्यूशन करनी। समझ आ रही है ना, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से, ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा हो। अब हमारा जो है स्ट्रक्चर का टीचर अलग है, एवोल्यूशन का अलग है, मगर हमारा एक ही मेथड है। अब दूसरे जगह में जाओगे, दूसरा का दूसरा मेथड, ऐसे में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। समझ आ रही है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे,
कोई इसको क्या नेम देता है, मैं आपको कहता हूँ कि ओपन एंडेड ऐसे, कोई इसको कहता है कि फिलोसॉफिकल ऐसे, कोई इसको कहता है कि कोड बेस ऐसे, कोई इसको कहता है लिटरेरी ऐसे। तो नेम्स चेंज होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन का शिकार होता है। स्ट्रक्चर में कोई कहता है इंडक्टिव मेथड से इंट्रोडक्शन लिखो, कोई कहता है कि डिडक्टिव मेथड से इंट्रोडक्शन लिखो। नेम चेंज है, दोनों लिख सकते हो आप, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। डे 1 से मैं कह रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि टीचर एक पकड़ो, इन तक उसके साथ जाओ। एक दिन एक कश्ती में, दूसरे दिन दूसरे कश्ती में, तो बस दरमियान में क्या बनता है आपको तो खुद ही पता है, मंजिल पे तक नहीं पहुंचोगे। एक ही बंदे से अपना स्टाइल, ग्रामर, स्ट्रक्चर ये कराओ, चेक कराओ कि आपका अंदाज़ा हो कि आपका क्या लेवल है। एक आपको कहेगा ज़बरदस्त है, दूसरा आपको कहेगा वीक है, नहीं, एक ही के साथ जाओ। इसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करें। पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस, फिर इंट्रो, फिर पहले आउटलाइन, फिर इंट्रो। एक महीने आउटलाइन, एक महीने इंट्रो आपने लिखी, एक महीना आपने शॉर्ट ऐसे लिखे, एक महीना आपने लॉन्ग ऐसे लिखे। और आउटलाइन में आपने 2 टॉपिक्स कवर किए, इंट्रो में आपने 2 टॉपिक्स, कंटेंट भी साथ साथ बनाने हैं ना, 2 टॉपिक्स कवर किए, और शॉर्ट ऐसे में 2 टॉपिक्स प्रैक्टिस किए, और लॉन्ग ऐसे में 2 टॉपिक्स कवर किए। तो 8 थीम्स हम स्टूडेंट से इस तरह करवाते हैं। 5 आउटलाइन एक थीम में, 5 आउटलाइन दूसरे थीम में, 5 इंट्रो तीसरे थीम में, 5 आउटलाइन चौथे थीम में। ये बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारे ऑलरेडी 31 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इन शॉर्ट ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। नंबर 3 में आपने प्रेसी राइटिंग करनी है। इसके लिए भी आपने जो है टीचर, ये भी आप खुद कर सकते हो, ये भी खुद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ऐसे और प्रेसी आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है कि एवोल्यूशन कोई कराए। वो आपका दोस्त हो, वो आपका भाई हो, वो आपका फादर हो, वो आपकी मदर हो, वो आपका मेंटोर हो, बाहर से हो, जो भी हो, उससे आपने एवोल्यूशन करनी है। तो प्रेसी राइटिंग में डायरेक्टली आप प्रेसी राइटिंग करें। स्टार्ट प्रेसी से ले, एक 1 आवर आप इसको दे रहे हो ना, स्टार्ट प्रेसी ले, रूल सीखे, प्रेसी प्रैक्टिस करे, चेक करवाए। कोई 400 में चेक करवाता है, कोई 500 में एक प्रेसी चेक करवाता है, कोई 350 में करवाता है। वो बंदे से करवाए जो आपको वीडियो बेस्ड एवोल्यूशन दे या ऑडियो बेस्ड एवोल्यूशन, आपके साथ डिस्कस करें। हमारी एवोल्यूशन क्या होती है, या ऑडियो बेस्ड या वीडियो, हम डिस्कस करते हैं कि आपके ये मसले। लोग क्या करते हैं कि बस सिर्फ पेपर पे चेक करते हैं, हाँ ये गलत है, ये सही है, बस इधर शॉर्ट से लिख लेते हैं। इस तरह एवोल्यूशन नहीं होती कि आपको गलती समझाए कि ये गलती क्यों की है, किस तरह की है, आगे नहीं करना, ये रूल सीखो, ये फलाना वीडियो देखो, यूट्यूब से ये लेक्चर सुनो, तब जाके जो है आपकी असेसमेंट होती है और जाके आपकी करेक्शन होती है, आपके एक्सप्रेशन, ग्रामर के मसले ख़त्म होते हैं। सो प्रेसी आपकी राइटिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगी। समझ आ रही है ना? आपको लिखने का तरीका सिखाएगा कि आपने किस तरह एक बहुत समंदर को किस तरह कूजे में बंद करना है, किस तरह एक आपने 5 सफ़े को आपने जो है एक सफ़े पे किस तरह लाना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स टेक्निक सिखाएगा। शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं ना, वो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरह फिर 1 आवर पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग के थ्रू आपके ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम होंगे, आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा। रोज़ाना आपने 1 आवर यानी एक पैराग्राफ लिखने हैं। अब 120 डेज है, संडे निकाल के इसमें आपके साथ अगर 100 डेज में आप 100 पैराग्राफ लिखते हो तो आपकी कमाल की राइटिंग हो जाएगी। उसका अपना एक टेक्निक है, मैं समझाऊंगा कि किस तरह आपने पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह 1 आवर इस्लामिक स्टडीज़ है, 1 आवर आपका करंट अफेयर्स है, 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग है। ये आपका 10 आवर्स रूटीन है। अब अलग अलग भी डिस्कस होंगे थी ना, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट 4 मंथ में आपने ये करना है। सेशंस भी किसी के ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी ना सोचे, सिर्फ और सिर्फ जो है आपने फेज़ 1 पे सोचना है। आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको कंटेंट भी यहाँ से मिल जाएगा, आपके एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएंगे, आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी अगर इसमें हम देखें, आप एक रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी क्या ज़रूरत होती है आपको? रिटन एग्ज़ाम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेरा एक ये क्वेश्चन है। आप सब कहोगे कि सर रिटन एग्ज़ाम में लिखने की वो कुव्वत,
तो ये आपको लिखने की वो कुव्वत देगा, आपको इसका आदी बनाएगा। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 12 महीने तैयारी करते हैं ना, तो 8-10 महीने वो सिर्फ नोट्स मेकिंग करते हैं, नोट्स पे नोट्स बनाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। फिर आखिरी महीने में हम प्रैक्टिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, हम मॉक टेस्ट देंगे। गलत तरीका है। फेज़ 1 में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो है लिखाई ठीक होगी, तो फेज़ 2 में आप जाओगे। तो देखिए, यहाँ भी आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ भी लिखने की प्रैक्टिस, यहाँ भी लिखने की प्रैक्टिस। ये 3 और ये पाकिस्तान फेज, इसमें अगर प्रैक्टिस ना भी करो तो आपके उधर इतनी प्रैक्टिस हुई होगी, ऐसे आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाता है माशाल्लाह से कि आप इस काबिल हो जाते हो कि आप दुनिया का कोई भी मजमून लिख सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप कंटेंट रीड करो। तो कंटेंट तो आप बाद में वैसे भी रीड करोगे, तो रीडिंग से आप जो है लिख सकोगे। और अगर आप ये चीज़ें स्किप करोगे तो फिर आप सिर्फ पढ़ोगे, लिखने की काबिलियत आप में नहीं आएगी। वो हम कहते हैं ना राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स यहाँ से आपने डेवलप करनी है। बिगनर राइटिंग स्किल पे काम करता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि एक तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, उसकी फ़िक्र भी आपने नहीं करनी, कौन सा ऑप्ट करना है कौन सा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस। मैं आपको लेक्चर दूंगा मगर उस पर आपने फोकस नहीं करना। यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड बन जाएगा, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सही तरह से ऑप्ट कर सकोगे। वो जो सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट का पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, मैंने सही सब्जेक्ट ऑप्ट की है या गलत ऑप्ट की है। आपका बैकग्राउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका बन जाएगा फॉरेन पॉलिसी तक। तो हु, हाउ, वाई, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या करना है, किस तरह करना है, किसको करना है, ये क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाए। ऑप्शन सब्जेक्ट्स आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी इजी हो जाएगा। अब इसमें आप कहोगे कि सर करंट अफेयर्स किस तरह कवर करें, इस्लामी स्टडीज़ किस तरह कवर करेंगे, ये भी डिटेल में बात करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरह कवर करना है, तो इस पर भी मैं लेक्चर दूंगा। न्यूज़पेपर रीडिंग आपने 1 आवर देनी है, बस इतना अभी मैं बता दूं अभी के लिए, क्योंकि आप लोगों में पेशेंस कम होती है, फिर डायरेक्टली पूछते हो ये किस तरह कर, ये किस तरह कर। न्यूज़पेपर सॉरी में आपने ये करना है कि आपने 11 और 12 पेज सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है। 11 और 12 पेज को आपने इग्नोर नहीं करना। एडिटोरियल और ओपिनियन, वो जो कॉलम्स आते हैं, वो जो स्पेसिफिक ऑथर होते हैं डेली, सही है ना, कोई इन्वायरमेंट पे लिखता है, कोई इकोनॉमी पे लिखता है, कोई फॉरेन पॉलिसी पे लिखता है, वो सिर्फ पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ रीडिंग करनी है, आराम आराम से फोकस के साथ सिर्फ रीडिंग करनी है। 3 महीनों तक अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डेवलप होगी। डिक्शनरी बिल्कुल यूज़ ही ना करे, सिर्फ पढ़े, 1 आवर तक पढ़े, आराम से पढ़े। और इवन मैं बिगनर्स को कहता हूँ कि अगर एक एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ ले 1 आवर में। अगर स्पीड रीडिंग की स्पीड ज़्यादा है तो खैर दोबारा पढ़े, मगर कोशिश करें आराम से पढ़े कि ये दोनों पेज ज़रूर पढ़े। 4 आवर्स तक तो ये सिर्फ पढ़े, ये मोर देन इनफ है। अगर फिर भी टाइम बच गए, ये आपने पढ़ लिए 11 और 12 पेज, तो आप जो है फिर बिजनेस पेज भी पढ़े, इंटरनेशनल पेज भी पढ़े, फ्रंट पेज को फ़िलहाल छोड़ दे। हार्ड में ज़्यादा मुझे पसंद होता है। अगर हार्ड में नहीं पढ़ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो dan.com लिखे, dan.com ये लेके गूगल में ब्राउजिंग करें, डायरेक्टली आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उसमें देखे ज़रा ऑप्शंस कि ओपिनियन को पेज कौन सा है, ओपिनियन ऑप्शन। ओपिनियन डायरेक्टली फ्रंट पे भी नज़र आते हैं। ओपिनियन पे आप जिस तरह जाओगे आपके सारे आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे। तो डेली उसके जो है 4 आर्टिकल्स आते हैं, वो 4 आर्टिकल्स पढ़े। फिर एंड पे ज़रा नीचे जाए, स्क्रॉल डाउन करे, तो आपको जो है यहाँ एडिटोरियल नज़र आएगी, वो 3 एडिटोरियल आती है। तो ओपिनियन एडिटोरियल रोज़ाना पढ़ना है। खैर मैं समझा दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं वेबसाइट पे आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, अब न्यूज़पेपर रीडिंग भी हो गई, सही है ना। ये सिर्फ ओवरव्यू मैंने दी है, इस पर डिटेल्स है, सही है ना। फेज़ 1 आप लोगों का हो गया। अब फेज़ 2 पे आप जा रहे हो। अब इसमें जो है आपने 2 आवर सिर्फ लॉन्ग एसेज लिखने हैं। क्या करनी है आपने इधर आपकी तैयारी हो गई है ज़बरदस्त किस्म की,
आपको स्ट्रक्चर की भी पता है, आपके साथ कंटेंट भी है, एक्सप्रेशन भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है। इधर आपने बस जस्ट प्रैक्टिस करनी है। 3 दिनों में आप आराम से रिवीजन और लॉन्ग ऐसे लिख सकते हो। 3 दिनों में एक, फिर 3 दिनों में एक, यानी हफ्ते में 2 लॉन्ग ऐसे, मोर देन इनफ है। ऐसे का बादशाह बन जाओगे अगर आप ये करते हो। सही है ना? 3, अगर इधर काउंट कर लें हम ना, तो 3 डेज में आप लोगों के साथ 2 × 3 ये 6 आवर्स बनते हैं। तो 6 आवर्स में आप क्या कर सकते हो? 3 घंटे आप रिवीजन करें, 3 घंटे अपने आप को टारगेट दे के मैं एक लॉन्ग ऐसे लिखूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में बैठ जाओ लॉन्ग ऐसे लिखो, आराम आराम से लिखो, मगर अपने लिए जो है वो टाइम वॉच लगाए और अपना जो है टारगेट करके मेरे साथ 1 आवर है, इसमें मैंने ये चीज़ करना है, मेरे साथ ये 2 आवर्स है, मैंने ये करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। 3 आवर्स आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी को देना है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस थोड़ा लेंथी है और आपके साथ 2 मंथ्स है इसमें। सही है ना? 2 मंथ्स है, तो 3 आवर्स आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी को देने हैं और कोशिश करें कि जल्द से जल्द कवर हो जाए। किसी के नोट्स आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, को आपको थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होगा सर्चिंग में, क्योंकि लोग सर्चिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। तो कोई ज़बरदस्त बुक, कोई ज़बरदस्त नोट्स हो, उससे आप रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, एबिलिटी पे आप प्रैक्टिस करो, किसी अच्छे मेंटोर से प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह देखो, तो ज़्यादा बेहतर है। प्रैक्टिस मेन चीज़ है एबिलिटी, यानी मैथ्स पोर्शन में। ये बात की बातें हैं, बाद में समझा दूंगा। फिर पाकिस्तान अफेयर्स का 1 आवर आपने क्वेश्चन आंसर यानी आंसर राइटिंग करनी है। डेली आप 1 आंसर राइटिंग करें, क्योंकि 1 आवर डेफिनेटली स्टार्टिंग में स्पीड भी थोड़ा कम होता है। तो 1 आवर में अगर आप 20 मिनट थोड़ा रिवीजन करते हो, एक टॉपिक का एक आंसर लिखते हो, पास पेपर से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ज़्यादा बेहतर होता है। डेली अगर आप करते हो तो आपकी आपकी जो है वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को जो है डील करना और भी बेहतर हो जाएगा। अगर डेली एक आंसर लिखते हो तो मंथ में जो है ये 25 आंसर आए, और ये 2 मंथ में जो है आपके 50 आंसर्स आए, तो बेस्ट तैयारी यहाँ भी हो सकती है आपकी। इसके अलावा फिर ये इस्लामियात हैं, इस्लामियात के आपने एक आंसर लिखना है, सही है ना? और इस तरह जो है फिर प्रेसी राइटिंग है, वही तरह प्रेसी, कभी प्रेसी लिखी, कभी कंप्रहेंशन लिखी, एक प्रेसी एक कंप्रहेंशन, वो आपने कंटिन्यू रखना है। वो के इस 1 आवर में आपने थोड़ा बहुत ईडियम्स पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ने हैं, इस तरह जो है आपने करना है। फिर करंट अफेयर्स ये डिस्कस करूँगा आपने 1 आवर में किस तरह करनी है। हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन होता है, किसी और के साथ करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, ये मैं समझा दूंगा बाद में। न्यूज़पेपर 1 आवर हो गई है, सही है ना? ओके। कुछ लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स तो एक ही चीज़ है। न्यूज़पेपर सिर्फ रीड करने हैं आपने, करंट अफेयर्स ये 1 आवर में आपने नोट्स बनाने हैं या किसी के नोट्स पढ़ने हैं। फिर फेज़ 3 में आप आते हो, तो फेज़ 3 में आपने ऑप्शनल कवर करने हैं, और 3 ऑप्शनल आपने कवर करने हैं। ये बात की बात है कि कौन से ऑप्शनल, ये मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आपने ऑप्शनल 1 2 आवर्स देने हैं, सिर्फ इतना समझो। ऑप्शनल 2 को 2 आवर्स, ऑप्शनल 3 को 2 आवर्स। किस तरह प्रिपेयर करने हैं इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। फिर फेज़ अक्सर ये होता है कि मैं थोड़ा क्योंकि हमारे जो है फेज़ अभी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो मैं बात ये थोड़ा लेट डिस्कस करता हूँ, मगर उसका टाइम जब आता है उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी देखिए ये 5 दिन पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जनवरी से आप स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड बना हुआ होगा, समझ आ रही है ना? फिर इसी तरह जो है हमारे साथ ऐसे कि वही प्रैक्टिस है जिस तरह फेज़ 2 में आपने की है, करंट अफेयर्स भी वही है। यह थोड़ा एमपीटी एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर करने हैं, वन लाइनर्स प्रिपेयर करने हैं, ये मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। जीके अगर आपने कभी प्रिपेयर की है, ये वही चीज़ है, वन लाइनर एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें तकरीबन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़, इस्लामिक स्टडीज़ के एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हमारे साथ भी एक पूरा फाइल है, सही ना? पेड नोट्स है, मार्केट में बुक्स भी मिल जाते हैं या कोर्सेज भी होते हैं, जो आपके लिए फिजिबल है, जो अफोर्डेबल है वो करें। बुक्स ले, बुक्स से कवर करें। ये एमसीक्यूज़ होते हैं, 8-10 हज़ार एमसीक्यूज़ आपने कवर करने। तो ये जो 1 आवर मैंने दी है ना, इस 2 मंथ में जो है एमपीटी की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो 20-20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में, रिटन पेपर में, ऑब्जेक्टिव आते हैं 20 मार्क्स के। ये बात की बातें हैं कि मैं क्या आते हैं, अगर 100
मार्क्स का एक पेपर है ना, तो 20 मार्क्स के MCQs आते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसी तरह, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, एनेबिलिटी, ये सारों में सही है ना। तो उसकी तैयारी भी यहाँ MPT MCQs में हो जाती है। समझ आ रही है ना। इसी तरह फिर फेज़ 4 में आपने जाना है। मंथ्स मैंने दी हुई है, जुलाई अगस्त में फेज़ 3 है और सितंबर अक्टूबर यानी 2 मंथ्स फेज़ 4 है। तो 2 आवर्स डेली आपने देनी है, संडे ऑफ अगर आप रखते हो तो। ये देखिए 25 डेज एक मंथ में और 25 दूसरे मंथ, ये 50 डेज बन गए। 2 आवर्स 2 मंथ्स में जो है आपके 50 डेज है। तो इसके लिए 50 डेज है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो 50 डेज में आपने क्या करनी है, रोज़ाना आपने 2 आवर्स स्टडी करने, तो ये 100 घंटे हैं। इस तरह समझो कि एक ऑप्शनल मैंने 100 आवर्स में करनी है। सही है ना। किस तरह करनी है बात की बात है, बाद में समझाऊंगा। पहले ये मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ ना कि स्टूडेंट्स मुझे तंग करते हैं कि सर ये किस तरह करे, ये किस तरह करे। तो एक दिन में आलिम दीन नहीं बनना, आराम आराम से जाएंगे। 5 डेज है हमारे साथ। पूरा वर्कशॉप अटेंड करें, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करें, अपने साथ क्वेश्चन नोट करें। 100 क्वेश्चन भी अगर आप किसी के है तो मैं वो एड्रेस करूँगा। मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर मैं 5 डेज वर्कशॉप कंडक्ट करूँ तो इसमें आपके एक क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। इररिलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 5, ऑप्शनल 4, ऑप्शनल 5, ऑप्शनल 6, ये इसमें कवर हो जाएंगे। 6 ऑप्शनल है। अच्छा सही है ना। तो ये 300 मार्क्स यहाँ से कवर हुआ और 300 मार्क्स यहाँ से कवर हुआ। ऐसे प्रैक्टिस वही कंटिन्यू रखनी है, करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू रखनी है। MPT MCQs यहाँ भी मैंने दी हुई है। तो 2 मंथ्स यहाँ है, 2 मंथ्स यहाँ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 मंथ्स में प्रिपेयर हो जाए कंप्लीट। अभी भी आपके पाकिस्तान और करंट अफेयर्स की रिवीजन रहती होगी, इस्लामिक स्टडीज़ के। तो रिविजन्स करें, मल्टीपल रिवीजन करें अगर कोर्स कवर है। और ये सिर्फ आपको यहाँ नहीं, ये आपको अगर इसके बाद आप GK कोई 1 पेपर टेस्ट है, कोई अदर जॉब है, इसमें भी आपका काम आएगा। सही ना। MCQs की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो है फेज़ 5 है। तो फेज़ 5 बाद की बातें हैं, मैं नवंबर दिसंबर में अक्सर प्लान शेयर करता हूँ। इसमें आपने रिवीजन करनी है और आपने प्रैक्टिस करनी है, पूरे पूरे पेपर की प्रैक्टिस करनी है। सही है ना। जिस तरह एग्ज़ाम होता है 12 पेपर्स का, उसी तरह 12 पेपर्स की आपने पूरा एग्ज़ाम की तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस 3 दफ़ा आपने जो है ये पूरे सीएसएस के पेपर पहले अटेम्प्ट करने, एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले। फरवरी में अगर 5 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, तो नवंबर दिसंबर, इसमें जनवरी मंथ मैंने ऐड नहीं किया, वो भी आपके साथ 1 मंथ है, यानी 3 मंथ्स बनते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन आपने किसकी करनी है, लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हर सब्जेक्ट के आपने लॉन्ग नोट्स भी बनाने और फिर शॉर्ट भी बनाने। लॉन्ग नोट और शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स दोनों की रिवीजन करनी है। शॉर्ट नोट्स आपका एक सब्जेक्ट का 2 आवर्स में आराम से रिवाइज हो जाता है। तो कम से कम 15 दफ़ा आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने कि उसमें ईच एंड एवरीथिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, एग्जाम्पल, केस स्टडीज़, ये सारे चीज़ें जो आपके होंगे, जो आर्गूमेंट्स होंगे, वो आपके बिल्कुल खून में भागे तो दौड़े, तो फिर जो है आपने रिवीजन छोड़नी है। और इसी तरह लॉन्ग के आपने 5 टाइम्स रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स के आपने 15 टाइम्स, 18 टाइम्स, जितने भी हो सके आप रिवीजन करनी। तो रिवीजन और फिर उसमें प्रैक्टिस, एकेडमीज में प्रैक्टिस आपने करनी है। फिजिकली ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, हम भी कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिस। अलग से मेंटोर रखते हो, खुद से करते हो, मगर किसी से चेक करवाए। यहाँ पैसे मैटर नहीं करता। अगर आप अफोर्ड भी करते हो और कंजूसी करते हो तो कल को जो है आप रोगे, पूरा मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो मैंने आपको कहा ना कि कंजूसी यहाँ नहीं करनी। आपने एकेडमीज़ है, ऑनलाइन है, फिजिकल है, जो भी है आपने प्रैक्टिस करनी है, टीचर से चेक करवाना है, उससे फीडबैक लेना है। और उस फीडबैक में डेफिनेटली वो आपको गलतियाँ बताएंगे, उसी गलती पे फिर काम करने हैं नेक्स्ट में दोबारा, फिर दोबारा। कम से कम आपने 3 मॉक्स देने हैं। समझ आ रही है ना। और उम्मीद करता हूँ यह आपके मसले इतने नहीं होंगे, सिर्फ कंटेंट की रिवीजन होगी, क्योंकि यहाँ आपने फेज़ 1 में भी प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत, फेज़ 2 में भी, फेज़ 3 में भी।
थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस की होगी, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आपने प्रैक्टिस की होगी, यानी ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस है। फिर यहाँ भी जो है फ़ेज़ 2 में भी जो है प्रैक्टिस है, पाकिस्तान अफेयर्स प्रैक्टिस, इस्लामियात प्रैक्टिस, लॉन्ग एसे प्रैक्टिस, एबिलिटी प्रैक्टिस। फिर फ़ेज़ 3 में सिर्फ एसे की प्रैक्टिस है। ये तो आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो एक्सप्रेशन, ग्रामर के आपके मसले हैं ही नहीं। थोड़ा बहुत कंटेंट का इशू होता है, वो एंड तक होता है। कंटेंट कभी भी आपका जो है 100% नहीं जाता। आप ना कंप्यूटर हो, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि बस इंसान जो है मसनूई तौर पे कंटेंट कंपाइल करता है। ये माइंड है। ये दिन ब दिन अगर आप आज एक चीज़ पढ़ते हो तो 7 दिन बाद जो है वो मेमोरी आपकी इतनी पावरफुल नहीं होती कि 100/100% आपको याद रहे। तो वो रिवीजन के साथ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है कि एक टॉपिक है वो आप फर्स्ट टाइम आप उस पे क्वेश्चन लिखते हो तो एक तरह होता है, दूसरी रिवीजन के बाद आप लिखते हो वो दूसरी तरह होता है, तीसरी रिवीजन के बाद आप लिखते हो तो तीसरी तरह होता है। तो ये साथ साथ ये चीज़ें होती जाती है। फिर आखिर में जो है कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ, आपको यही लगेगा यार मेरे मसले ज़्यादा हैं। मगर इंशाल्लाह जब आप इतने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आपके अगर 100% नहीं तो 99% हुआ होगा। और एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉप 300 स्टूडेंट्स में आना है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आप फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स में अपने आप को लेके आए। कभी 250 कभी 300 स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो सीट्स कम होते हैं सीएसएस के। और उसमें तब आओगे कि आप इस तरह प्लान बनाओगे अपने लिए, ईच एंड एवरीथिंग अपने लिए टारगेट करोगे और वो टारगेट को आप क्या करोगे, अचीव करने की कोशिश करोगे। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लान 100/100% आप अप्लाई करो। ये अगर आप 80% भी इसको लेके चलो, 70% भी लेके चलो, तो आपके पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 करने होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे और ज़बरदस्त कर सकोगे। तो ये 100% नहीं तो 80% तो अप्लाई कर सकते हो। 100% की कोशिश करें, 80% भी आ जाए तो खैर, कोई बीमार हो गए, 2 दिन ज़ाया हो गई, कोई इशू नहीं। आपके साथ रिवीजन के लिए 3 मंथ्स है, वो 2 मंथ्स रह जाएंगे आपके। 100 डेज जो है आपने एक्स्ट्रा ज़ाया कर दिए, कभी शॉपिंग पे गए हो, कभी मजबूरी, कभी कोई एक काम, कभी दूसरा काम, तो वो होता जाएगा। मगर तैयारी छोड़नी नहीं है। एक दिन में आपने 4 घंटे पढ़े और आप कहोगे कि यार मेरे तो 6 घंटे ज़ाया हो गए, मेरा पूरा प्लान ख़राब। दूसरा प्लान बनाता हूँ, फिर तीसरा बनाता हूँ। मैं 14 मंथ्स का प्लान भी आप लोगों को देता हूँ, 8 मंथ्स का भी देता हूँ, 6 मंथ का भी देता हूँ। मगर सबसे बेस्ट प्लान जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो 12 मंथ्स का है। आप पे बर्डन कम होगा, बोझ कम होगा। समझ आ रही है ना? 8 महीनों में भी तैयारी हो सकती है, मगर 8 महीनों में भी फिर आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। 15 घंटे कौन पढ़ता है? 14 घंटे कौन पढ़ता है? और उस तरह बैकग्राउंड नहीं बन सकेगा। वो पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। जितना आप टाइम ज़ाया करते हो, पॉसिबिलिटी कम होती जाती है कि आप पास होगे कि नहीं। जितना आप टाइम ज़्यादा दोगे, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ये कंपटीशन है। 2 बंदे दौड़ रहे हैं, एक बंदा जो है साथ-साथ रुक रहा है और एक बंदा मुसलसल दौड़ रहा है। तो ये जो साथ-साथ रुक रहा है और एक दूसरा मुसलसल रुक रहा है, कौन पहले पहुँचेगा? डेफ़िनेटली वो जो मुसलसल दौड़ रहा है। तो आपने साथ-साथ रुकना नहीं है। वो दूसरा बंदा थोड़ा अगर रुक भी जाए, जो वो दोबारा जल्दी दौड़ता है, तो आपने ये नहीं करना है, एक दिन ज़ाया कर दिया तो उसके पीछे आपने 10 दिन और ज़ाया की। फिर एक दिन आपने ज़ाया किए तो 10 दिन और ज़ाया किए। नहीं, ये काम करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि जो प्लान आप पकड़ो, अगर वो 70% भी आपसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड तक लेके चलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे पे बात करेंगे, फिर प्रेसी पे बात करेंगे, इसी तरह जो है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बात करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स पे बात करेंगे, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, पैराग्राफ राइटिंग। आपके लिए ये 6 चीज़ें ज़रूरी है, इस पे सबसे पहले बात करेंगे। फिर ये और चीज़ें जो ऑप्शनल है उस पे भी बात करेंगे, मगर ये चीज़ें ज़रूरी है। ये पहले आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोग अगर किसी का सेशन भी ज्वाइन करते हो, किसी के साथ प्रैक्टिस भी करते हो, खुद से करते हो, ताकि आप लोग का बैकग्राउंड बन जाए कि आप जनवरी से सही तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आप अपने साथ सीरियस हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह टाइम देंगे, इसी तरह जो है हम आपको इनकरेज करेंगे, आपको पुश करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आप मेरे स्टूडेंट बनते हो या नहीं, मगर मैं आप लोगों को मानता हूँ।
कि हाँ आप आए हो वर्कशॉप में तो आप स्टूडेंट हो मेरे, आप मेरे सेशन लेते हो, हमारे सेशन हमारे मैम बिस्मा के साथ या मेरे साथ या हमारे और जो सेशन होते हैं वो लेते हो नहीं लेते, वो तकदीर के मामले हैं, वो किस्मत की बातें हैं। मगर आप मुझसे पूछोगे 24/7 आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा गाइडेंस के हवाले से। ये नहीं कि आप मुझे कहो कि सर इस चीज़ पे समझा दो, इस चीज़ पे समझा दो, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा मेरे साथ 60,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। हाँ मैं गाइड करूँगा, डायरेक्शन दूंगा, आपको कहूँगा कि ये सेशन लो, या आपको कहूँगा कि ये इस तरह सेल्फ स्टडी के थ्रू करो। बात चीज़ें सेल्फ स्टडी के थ्रू होती है, बात चीज़ें जो है टीचर के थ्रू होती है, बात चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होती है। तो वो सही रास्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी करते हो, ये आपका अपना फ्यूचर है, अपने मर्जी से करो। मैं आप लोग को प्लान देता हूँ, उसको अपने मर्जी से क्रिएटिव बने, उसको अपनी मर्जी से लेके चले। अब मैं आपको 12 आवर्स का कह रहा हूँ, तो एक बंदा है कि वो कहता है कि सर मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकता, मैं उसको कहता हूँ रात में पढ़े। मैंने पूरी ज़िंदगी जो है रात में स्टडी की हुई है। मेरा माइंड जो है वो 10 के बाद एक्टिव होता है, सॉरी 8 बजे के बाद एक्टिव होता है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं इस वजह से लेट कर रहा हूँ कि इस टाइम मेरी एफिशिएंसी वो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। तो आप भी करें, नाइट ऑल बने, अर्ली बर्ड बंदे बंदे हो तो आप अर्ली स्टडी करें। सुबह 4 बजे से स्टार्ट करते हो या रात को 10 बजे से स्टार्ट करते हो, एक ही चीज़ है, मेन चीज़ है आपने सिलेबस कवर किए कि नहीं। मेरे ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSS PMS क्लियर की है, और उनसे मैं रूटीन का पूछता हूँ तो कहते हैं मैंने रात में पढ़ी है, स्टडी की है। या ऐसे क्वालिफायर्स है हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तो हमारा ये एक कम्युनिटी है, हमारी डिस्कशन होती है, तो वो रात में कोई सुबह, कोई इशू नहीं है इसमें। मेन चीज़ है आपका टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, आप अपने टारगेट से कितने पीछे हो। अगर आप अपने टारगेट से 90% पीछे हो तो फिर तो आप सीरियस ही नहीं हो। हाँ अगर 10 20 30% पीछे हो तो खैर है, वो कोई इतना इशू नहीं है। पेपर भी आपको चॉइस देता है कि 4 क्वेश्चन करो, तो वो चॉइस है। अगर आप सिर्फ आप 10% काम करो, 90% छोड़ रहे हो, तो इट मीन्स कि आप पेपर में एक क्वेश्चन लिखोगे, तो अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो। क्या आप काबिल ही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हो, आप इसकी जगह कोई और चीज़ करो, MPhil करो, PhD करो, कोई और इस तरह बिजनेस वगैरह में जाओ, इधर टाइम क्यों ज़ाया करो। तो अगर आप सीरियस हो तो सीरियसली लेके चले। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।